चलो तुम्हें कुछ शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। इधर फर्स्ट स्टोरी में चूफिया नाम की एक 20-21 साल की लड़की होती है। उसके साथ कुछ दिनों से बहुत अजीबोगरीब स्केरी इंसिडेंट चालू होते हैं। मतलब जब वो अपने ऑफिस में जाती है तब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसे फॉलो कर रहा है। बट जब वो देखती है तो उसे लगता है कि वो उसकी इमेजिनेशन है। एंड उसका ऑफिस भी बहुत क्रीपी होता है, मतलब सुबह को उजाले में भी उधर पूरा अंधेरा रहता है। पर सच्चाई ये है कि कोई एक हॉरर एंटिटी उसे सही में उधर फॉलो कर रही होती है। इतना ही नहीं, जब वो ऑफिस से घर आ रही होती है तो उसे एक लेडी रास्ते के बीचों बीच सोई हुई दिखती है। तो उसे वो हेल्प करने जाती है तो वो एक नॉर्मल इंसान ना होकर एक अलग ही चीज़ होती है। जिधर उसका फेस कुछ ऐसा दिखता है। जिधर उसके बाद वो लेडी हर रात उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है एंड अंदर आने की कोशिश करती है। जिधर उसके साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, लाइक जब वो एक दिन अपने घर में फ़ोन में गाने सुन रही होती है तो अचानक से बाहर से कोई एकदम सुरीला आवाज़ में गाता हुआ उसके सुनाई पड़ता है। तो वो चेक करने के लिए जब वो अपने विंडोज़ के कर्टन साइड में करती है तो एकदम डरावनी सी शक्ल उसके विंडो के बाहर होती है। एंड ये सारे स्केरी इंसिडेंट उसके साथ एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद होने लगते हैं। लाइक रात में सोने के बाद एक पूरा बालों से ढकी हुई एक एंटिटी उससे रात भर घूरती रहती है। एंड उसके बाल खींचना एंड खुद की एक डरावनी शक्ल मिरर में नजर आना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती है। एंड तब उसे याद आता है कि बचपन में एक पर्टिकुलर एज में उसकी दादी ने उसके बाल काटे थे, एकदम गंजा किया था। एंड दादी ने कहा था कि फ्यूचर में तुम इस एज में आने के बाद फिर से बाल काटना, क्योंकि ओगोशी सामा नाम का एक एशियन गॉड है। उसे प्रे करने के लिए एक रिचुअल है कि पर्टिकुलर एज में आने के बाद एक बाल काटने पड़ते हैं। जिस हम सेकंड स्टोरी के बारे में बात करें तो एक बंदा नॉर्मली ट्रेन में बैठा हुआ होता है एंड एक अजीब और स्केरी फेस वाली लड़की उसे ऐसे घूरी जा रही होती है। एंड उसका फेस इतना स्केरी होता है, इतना हॉरिफाइड होता है कि सच में आंखें बाहर आ जाएगी। उसके साथ नेक्स्ट स्टोरी में एक लड़का रास्ता क्रॉस कर रहा होता है एंड अचानक से सामने से एक अजीब और स्केरी वुमन एंटिटी उसके मुंह के सामने आ जाती है। एंड इतना ही नहीं तो एक ही तो बाथरूम में आधी रात में एक ऐसी भद्दी सी डरावनी वुमन दिखती है। तो ये सारे स्टोरीज और इसका आर्ट देखने के बाद थोड़ी स्केरी एंड हॉरर वाली वाइब तो ज़रूर आती है। मतलब अगर ऐसे डरावने फेसेस कोई देखेगा तो उसकी थोड़ी बहुत तो फटेगी ना, और नहीं फटी तो इनडायरेक्टली रात में सपने में ये फेसेस जरूर आएंगे। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये सारे फिक्शनल स्टोरी जब एक रियल हॉरर स्टोरी में कन्वर्ट हो। तो उसके बारे में थोड़ा हम आगे बात करेंगे, पर अब मैं बात करूँ पीटीएसडी रेडियो इस मांगा की, जिसे नाकायामा मासाकी ने लिखा है, जो कि एक हॉरर एंड सुपरनेचुरल चीज़ों पर बेस है, जिसके अंदर तुम्हें बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिलेंगे। एंड इसकी आर्ट स्टाइल एंड स्टोरीज इज लिटरली डैम स्केरी। मतलब अगर तुम इसे रात में पढ़ रहे हो तो एक अलग ही हॉरर वाली वाइब आती है। जिधर इसमें अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज है जो कि एक पॉइंट पर एक दूसरे से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, पर ऑन अदर पॉइंट ये सारी स्टोरीज एक चीज़ से कनेक्टेड है। वो है ओगुशी सामा नाम के एक जैपनीज एशियन गॉड से। जिधर दिखा है कि ओगुची सामा नाम के एक जैपनीज एशियन गॉड, जिसे बहुत साल पहले लोग उसे प्रे करते थे, उसकी पूजा करते थे। एंड प्रे करते समय लोग अपने थोड़े बहुत बाल काटकर उनके सामने रखते थे, जिसके बदले ओगुची सामा उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। बट जैसे जैसे सिविलाइजेशन मॉडर्न होते चली गई वैसे वैसे लोग ओगुची सामा को भूल गए। एंड इस बात का ओगुची सामा का आता है गुस्सा। अब ये गॉड लोगों को पनिश करने का सोचता है एंड वो लोगों को इतने स्केरी एंड हॉरिफाइड वे में पनिश करता है कि मतलब सच में गांड फट जाए। इधर इस मांगा में टोटल 6 वॉल्यूम है, पर ये मांगा अभी भी इनकम्प्लीट है और ना कभी फ्यूचर में कंप्लीट होगी। ऐसा इसलिए बिकॉज ये मांगा फेमस होने के 2 मेन रीज़न है। इधर ये इसके स्केरी आर्ट स्टाइल एंड स्टोरीज की वजह से फेमस तो है ही, बट ये मोस्ट फेमस है इसके रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट की वजह से जो इसके राइटर के साथ हुए थे, जब एक फिक्शनल हॉरर स्टोरी एक रियल लाइफ हॉरर में कन्वर्ट होती है। इधर इस मांगा के राइटर नाकायामा मासाकी के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट होते जब वो ये मांगा लिख रहे होते तब। जिधर नाकायामा कहते हैं कि वो एक हॉरर मांगा आर्टिस्ट होने के बावजूद उन्होंने अभी तक एक भी बार रियल लाइफ हॉरर या फिर कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस नहीं किया है, अनटिल जब वो एक सेपेरो नाम के जगह पर शिफ्ट हुए, तब उन्हें रियल हॉरर क्या होता है वो पता चला। तो टोक्यो में 8 साल रहने के बाद जब नाकायामा सेपेरो नाम की एक जगह पर शिफ्ट होते हैं, जिधर वो एक बिल्डिंग में एक ऑफिस रेंट पर लेते हैं एंड सरप्राइजिंगली उन्हें वो ऑफिस बहुत चीप प्राइस में मिलता है। एंड मेन बात ये है कि 4 मंजिल की ये बिल्डिंग पूरी खाली रहती है, जिधर उसके टॉप फ्लोर पर सिर्फ उस बिल्डिंग का ओनर रहता है एंड सिर्फ नाकायामा का ऑफिस, बाकी इन दोनों के अलावा बिल्डिंग पूरी खाली खाली रहती है। एंड ये चीज़ स्टार्टिंग में नाकायामा को थोड़ी वियर्ड लगती थी। तो आफ्टर शिफ्टिंग द ऑफिस नाकायामा को एक दिन उधर के स्टोर रूम में एक श्राइन मिलता है। उस पर होम श्राइन ऐसा लिखा होता है, लाइक उसमें कुछ सील किया हो। एंड वो श्राइन शायद से उस बिल्डिंग के ओनर का रहता है, जो कि चारों साइड से टूटने की कगार पर था, लाइक किसी ने इंटेंशनली उसे तोड़ा हो। बट तब नाकायामा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते एंड उसे बिना छेड़े उस स्टोर रूम को बंद करते, लाइक उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। बट उसके बाद राइटर के साथ यानी उनके असिस्टेंट के साथ कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने लगते, जैसे कि ऊपर के फ्लोर से नॉन स्टॉप फुटस्टेप्स की आवाज़ आना, पर उनका ऊपर का फ्लोर तो पूरा एम्प्टी होता था। उसके साथ फैंस, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी बंद चालू होना, ऐसे इंसिडेंट उनके साथ होने लगे थे। इतना ही नहीं तो नाकायामा के असिस्टेंट के साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे,
मतलब जब एक दिन उनमें से एक असिस्टेंट वॉशरूम गई थी तब उसे टॉयलेट के डोर पर बाहर से कुछ काली परछाई दिखी थी, लाइक बाहर कोई खड़ा हो। पर जब वो बाहर आई तब उधर कोई भी नहीं था। एंड जब ये बात उसने नाकायामा एंड बाकी असिस्टेंट को बताई तब दूसरा असिस्टेंट जब वो चेक करने गया तब उसे एक ब्लैक शैडो वॉशरूम के बाहर खड़ी दिखी। एंड बात तो तब बढ़ने लगी जब राइटर को अचानक से एक रेयर डिसीज होता है एंड उसके मुंह में खून सड़ने लगते हैं। उसका पूरा मुंह सड़ जाता है एंड पूरा मुंह एकदम सूज जाता है। उसके मुंह से खून पर खून निकलने लगते हैं। तब वो फटक से हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाता है एंड तब डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे ITP नाम के एक रेयर डिसीज हुआ है जिसमें अपने ब्लड के एंटीबॉडीज खुद से ही बॉडी के अंदर के प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देते हैं। एंड राइटर को तब 3 मंथ हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। पर ये मांगा इनकम्प्लीट होने का रियल रीज़न ये है कि जब भी राइटर उसके हॉरिफाइड इंसिडेंट के बारे में किसी से बात करने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम की वजह से उसे वो बता नहीं पाता। लाइक कुछ प्रॉब्लम्स आएगी या फिर सुनने वाले को हॉस्पिटल में अचानक से एडमिट हो जाएगा, नहीं तो राइटर नाकायामा को बहुत सारे फिजिकल डिजीज़ का सामना करना पड़ा है। इवन अभी तक जितनी भी तुम्हें स्टोरी अभी सुनी है वो सब राइटर ने वॉल्यूम 5 में लिखी थी। एंड जब वॉल्यूम 5 का पब्लिश इवेंट था तब नाकायामा अपने साथ घटी इंसिडेंट के बारे में जो वॉल्यूम 5 में लिखी थी उसके बारे में थोड़ा रिवील करने वाले थे। बट तब अचानक से उधर आए गेस्ट पर एक बैनर या फिर वॉल गिर पड़ती है एंड उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। लाइक उस ऑफिस में जो भी था, उस रेस्ट रूम में जो भी था, वो नाकायामा को इसके बारे में बात करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। इट्स ए इनडायरेक्ट वार्निंग की दैट इफ़ यू टॉक क्या पता तुम्हारे साथ क्या हो जाए। तो इसी की वजह से राइटर ने इस मांगा को उधर ही छोड़ दिया एंड फ्यूचर में कभी भी इसके बारे में बात ना करने का ठान लिया, क्योंकि जितनी बार वो उन इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता है उतनी बार उसके साथ बहुत सारे बुरे इंसिडेंट्स होते हैं। अब इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है तो मुझे पता नहीं, पर राइटर ने खुद इसे वॉल्यूम 5 और 6 में लिखा है तो थोड़ा बहुत तो सच होगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मांगा के अंदर के उन हॉरर स्टोरीज एंड आर्ट स्टाइल से ज़्यादा तो मुझे राइटर के रियल हॉरर इंसिडेंट पढ़ने में मज़ा आ रहा था। मतलब जब तुम रियल हॉरर स्टोरीज जब सुनते हो तो एक यूनिक एक्सपीरियंस, डर और एक्साइटमेंट होती है। वैसे सेम इमोशनल राइटर के इंसिडेंट्स पढ़ने वक्त आ रहे थे। मतलब मैं यहाँ आया था फिक्शनल हॉरर स्टोरीज पढ़ने, बट राइटर ने अचानक से रियलिटी को ही फेस टू फेस दिखाई। तो अब बात आती है इट्स रियली स्केरी। तो यस, अगर तुम फर्स्ट टाइम हॉरर मांगा पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये स्केरी लगेगा एंड मुझे भी थोड़ा स्केरी लगा। इसके वियर्ड एंड स्केरी आर्ट स्टाइल एंड स्टोरी की वजह से ये हॉरर होती है। बट मैंने पहले ही चुनचितो के सारे मांगास पढ़ी तो मेरे लिए यू नो व्हाट आई से, इधर ये मांगा और ज़्यादा स्केरी एंड हॉरर हो सकती थी अगर इसके स्टोरीज एंड चैप्टर राइट ऑर्डर में होते। मतलब अगर वॉल्यूम 1 को देखोगे एंड उसके फर्स्ट एंड सेकंड पेज में देखो तुम्हें एक इंडेक्स दिखेगा, उसे देखकर तुम्हें आगे चैप्टर पढ़ना है। ऐसे पढ़ने जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। जिधर तुम देख रहे होगे कि इधर 89.27 हर्ट्ज ऐसे चैप्टर के कुछ नाम है, तो इसे रेडियो की तरह पढ़ना है। मतलब तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे स्टार्ट करना होगा। मतलब फर्स्ट तुम्हें 89 पॉइंट, देन इसके बाद 88, 87 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें पढ़ना होगा। एंड उसमें भी कुछ चैप्टर्स के नाम तुम्हें रिपीटेड दिख रहे होंगे। लाइक फर्स्ट 89.27 के बाद फिर तुम्हें 89.44 एंड 89.28 चैप्टर दिख रहे होंगे। तब ऐसे सेम फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर में तुम्हें एसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। मतलब पहले तुम्हें 89.27 पढ़ना है, देन 89.28 एंड देन 89.44। ऐसे जिधर भी सेम नेम वाले चैप्टर आएंगे उधर तुम्हें एसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। आई नो इट्स कन्फ्यूजिंग। मतलब राइटर ने क्रिएटिविटी तो दिखाई है पर उसके चलते रीडर्स को बहुत दिक्कत होती है। मतलब एक लिंक ही टूटती है जिधर तुम्हें एक चैप्टर पढ़ने के बाद फिर से इंडेक्स पेज में आकर वो ऑर्डर में फॉलो करते हुए नेक्स्ट चैप्टर ढूंढना पड़ता है। एंड इसी की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन एंड मेहनत लगती है एंड वो जो हॉरर एंड जो स्केरीनेस है वो थोड़ी कम होती है। बट इफ यू कीप दिस पार्ट बाकी मांगा इट्स रियली ऑसम। एंड मेन इवेंट तो राइटर की वो रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है जो लिटरली एक अलग ही वाइब देती है पढ़ते वक्त। एंड अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मांगा के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक हॉरर मांगा के ऊपर एक वीडियो बनाई है, राइट में दिख, उस पर क्लिक करना बिकॉज वो तो इससे भी हॉरर है। एंड हाँ, वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलती है एक न्यू हॉरर सीरीज के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।